बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आप सब जानते हैं कि हम रिसोर्स पैक का आगाज़ कर चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 15 की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा नया उन्वान है आमना का नया स्कूल। तो बेटा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आमना के बारे में पढ़ेंगे और आमना के नए स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल किसे कहते हैं? जी बेटा, स्कूल किसे कहते हैं? स्कूल कहते हैं ऐसी जगह को जहां हम तालीम हासिल करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। क्या है कि आमना एक गांव में रहती है और उस गांव का क्या नाम है? फतेहपुर। तो बेटा अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि आमना के गांव का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आमना के गांव का नाम फतेहपुर है। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। क्या थे? आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। क्या करते थे? दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। मेहनत से क्या मुराद है बेटा? मेहनत से मुराद है कि खूब काम करना, बहुत ज़्यादा काम करना। वो गंदम और चावल काश्त करते थे। काश्त का क्या मतलब है? गंदम और चावल। बेटा फसल को पहले बोया जाता है ना, तो फिर उसको काटा जाता है, तो काटने को हम काश्त कहते हैं, यानी कि फसल को बोना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर उसको काटना। ठीक है, वो गंदम और चावल काश्त करते थे। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे। यानी गांव में ज़्यादातर लोग किसान थे और वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और वो ज़्यादा फसलें कौन सी उगाते थे? गंदम और चावल की काश्त करते थे, यानी इन गंदम और चावल की फसल को बोते थे। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, यानी जो वो कमाते थे उसमें से कुछ पैसे दादा आमना के दादा शाहिद साहब को दे देते, ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। क्या हो सके? ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। चंद सालों की कोशिश के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब क्या हुआ? कोशिश किसकी थी बेटा? पूरे गांव की कोशिश थी। ठीक है ना, कि तमाम गांव वाले चाहते थे कि उनके गांव में एक स्कूल बने। तो उन्होंने क्या किया, जब भी उनके पास फसल के पैसे आते तो वो उनमें से कुछ पैसे आमना के दादा अबू को दे देते। आमना के दादा अबू उन तमाम पैसों को जमा करते रहे और आखिरकार उनके पास इतनी रकम जमा हो गई कि वो गांव में एक स्कूल बनवा सके। ठीक है ना, जैसे चंद सालों की कोशिश के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब गांव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी। स्कूल बनाने की ठानी मतलब कि अब स्कूल बनने का या स्कूल बनाने का फैसला पूरा हो चुका था, यानी कि पुख्ता हो चुका था। जी, एक दिन सब ने मिलकर ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आपको पता है ज़मीन को खोदते हैं ना, नरम करते हैं, तो ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। पहले ज़मीन, जब भी हम किसी की घर की या किसी स्कूल की किसी भी इमारत की चार दीवारी करते हैं तो सबसे पहले ज़मीन को नरम किया जाता है, फिर वहाँ पर ईंटें लगाई जाती हैं ताकि इमारत पुख्ता हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात की है कि ज़मीन की सबसे पहले खुदाई की है उन्होंने, फिर आखिरकार दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चचा और इनके साथी मजदूरों ने बहुत हिम्मत की। अब आपको पता है, जब हम अपने घर में कुछ बनाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हम उसकी मजदूरी का ख्याल नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ बननी चाहिए और अगर ये बन जाएगी तो इससे सबका फ़ायदा होगा। तो इसी तरह अनवर चचा और उनके जो साथी थे उन्होंने भी स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा हिम्मत की, यानी बहुत ज़्यादा काम किया। वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लाद कर स्कूल के मैदान तक लाए। यानी उन्होंने क्या किया, वो मज़दूर जैसा काम करते, जैसे मज़दूर काम करते हैं। मज़दूर क्या काम करते हैं बेटा? वज़न उठाते हैं, बोझ उठाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अनवर के चचा ने मज़दूरों के साथ बहुत हिम्मत की। कैसे की? कि वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर, पीठ का मतलब होता है बेटा बैग पर, जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने रेत की या सीमेंट की बोरी उठाई हुई है और वो आगे कमर झुका के चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह वो अपनी पीठों पर रेत और ईंट की बोरियां उठाकर मैदान तक लाए जहां पर उन्होंने स्कूल तामीर करना था। तो प्यारे बच्चों, आपका घर का काम यही है कि आपने सफ़ा नंबर 15 की पढ़ाई करनी है। जो बकिया सबक है इसकी पढ़ाई हम अगले सबक के साथ करेंगे। अब आपको बेटा सफ़ा नंबर 15 पर कुछ अल्फाज जो ख़त कशी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके नीचे कुछ लाइन लगी दिखाई दे रही हैं। बेटा आपने इन अल्फाज की इमला याद करनी है,
یعنی جن الفاظ کے نیچے آپ کو لائن لگی دکھائی دے رہی ہے آپ نے ان الفاظ کی املا کرنی ہے اور ان الفاظ کی املا کو خوش خط نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس صفحہ نمبر 15 کی پڑھائی کرتے ہوئے خوبصورت سی ویڈیو بنا کر گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ نیز آپ کو جو الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی خط کشید الفاظ دکھائی دے رہے ہیں آپ نے ان کی خوش خط املا نوٹ بک پر خوش خط تحریر کرنی ہے اور پھر اس کی پک بنا کر گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام سب اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔